तो नमस्कार साथियों आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया, आज मैं उसी वादे के तहत आपके सामने 10वां हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और मैं इसमें आपको 40 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। 40 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं और हर प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार मैं आपको 1600 क्वेश्चन कराऊंगा और जिसमें हम आपको 400 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अब आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 10। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है एक कि अल्पायु में उपसर्ग कौन सा है। अल्पायु में उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों अल्पायु का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, संधि विच्छेद, तो होगा अल्पधन आयु। तो यहाँ अल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। दोस्तों पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव क्या हो, पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसका संबंध मनुष्य से हो, नहीं। जिसका संबंध ईश्वर से हो, नहीं। जिसका संबंध प्रथा से हो, गलत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि बे नीम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो उसमें बे कैसा सर्वनाम है, तो बे एक दोस्तों निश्चित सर्वनाम है। कैसा, निश्चित। जैसे यह, वह, वे, ये कैसे निश्चित सर्वनाम है, तो यहाँ हो जाएगा निश्चित सर्वनाम। जैसे अब बात कर लेते हैं निजवाचक, जो अपनी बात करते हो। जैसे मैं स्वयं की बात करता हूं तो ये निजवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, और संबंधवाचक जो, सो, आदि। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। दोस्तों हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसका काल विभाजन सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। किसने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। और इनकी जो पुस्तक थी दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इन्होंने लगभग इसका काल विभाजन किया था। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों पावर्ग तो हम देख लेंगे KTM2O। तो कैसे हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो सबसे ऊपर कावर्ग, फिर चावर्ग, फिर टावर्ग, फिर पावर्ग, फिर इसमें आएगा तावर्ग, फिर पावर्ग। तो पा हो जाएगा ओ, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ आएगा ओष्ठ, क्या आ जाएगा, ओष्ठ। आगे बात करेंगे, जो जोता बोया ना गया हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द, जो जोता बोया ना गया हो। देखो ऊसर उसे कहते हैं जो मतलब कृषि, जिसपे कृषि ना हो सके, जहां जो भूमि कृषि योग्य ना हो उसे हम ऊसर कहते हैं। लेकिन आकृषित को कहते हैं जो बोता गया, जो जोता और बोया ना गया हो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है। तो दोस्तों मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, यहाँ ये विशेष कर याद रखना है, मात्रिक छंद नहीं है। देखो दोस्तों रोला मात्रिक छंद है, हरगीत का मात्रिक छंद है और दोहा भी मात्रिक छंद है। लेकिन मध्य क्रांता जो होता है ये मात्रिक छंद नहीं होता है, ये मात्रिक छंद नहीं होता है। ये एक वर्णिक छंद है, ये हमारा एक वर्णिक छंद है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है, कौन सी पार्श्विक ध्वनि है। तो दोस्तों पार्श्विक ध्वनि आपको पता होना चाहिए, पार्श्विक या लुंठित ये होती है रा, ये ला होता है, क्या होता है, ला। इसे हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। आगे बात करेंगे, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद पढ़ते हैं, तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता है। उनका संत हृदय परम करुणिक राम के प्रति उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्म में सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक है। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है, क्या रूपरेखा उभारी है।
और अपनी राम कथा को इस संतत्व की चरित्रथा बना दिया है, चरित्रथा बना दिया है। यहाँ दोस्तों मिसिंग है, यहाँ होगा चरित्रथा, चरित्रथा बना दिया है, बना दिया गया है। आगे बात करेंगे हम लोग कि उनका 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 काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहीन को बानी देता है। धर्म में जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का अभ्यस्टीय है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल और अनवरित और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्ययुग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतर सौंदर्य का प्रतिनिधि है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवी धर्म मूल्यों को अनवरत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रितम क्षमता देखकर उन्होंने निष्काम में दीपशिखा की भांति अपनी काव्य कला के निशंक और निर्वैयक्तिक दीप्त से भरा है। अब आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? दोस्तों तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? दोस्तों यहाँ हो जाएगा तुलसी के राम शील, धैर्य और सौंदर्य के प्रतीक हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? तो दोस्तों यहाँ संतों की जीवनचर्या, संतों की सी जीवनचर्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कवि संत का हृदय परम अकरुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा राम के प्रति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम के प्रति। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द एकता का विलोम है? दोस्तों एकता का विलोम क्या होता है? अनेकता होता है। क्या होता है? अनेकता। जबकि कठिन का विलोम होता है सरल, कठिन का सरल, और विकीर्ण का विलोम असंकीर्ण होता है, विकीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है। आगे बात करेंगे निम्न में से सही शब्द कौन सा है? दोस्तों सही शब्द कौन सा है? दोस्तों सही शब्द, अब इसमें शुद्ध शब्द देखना है, तो इसमें उज्ज्वल, ये गलत हुआ, यहाँ ऑप्शन नंबर डी दुग्धोज्वल हो जाएगा, दुग्धोज्वल हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो को माना है। कहां दिया गया? पृथ्वीराज विषय पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस नहीं, बीसलदेव रासो भी नहीं। आगे बात करें इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक क्या होते हैं? कि यह वह वे, यह वह वे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बात करें भाववाच्य का प्रयोग, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो दोस्तों भाववाच्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, और द्विकर्मक का भी प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें भाववाच्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। आगे बात करेंगे हे ईश्वर दया करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों हे ईश्वर दया करो, दोस्तों कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबोधन हे अरे भू, तो यहाँ क्या हो रहा है? हे ईश्वर, तो यहाँ संबोधन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा था। जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की कि पूर्व
पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? दोस्तों पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भक्ति काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति काल भी कहते हैं। दोस्तों भक्ति काल का समय 1350 से 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20, नीलकंठ में कौन सा समास है? दोस्तों नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, जहां तीसरा अर्थ निकले वहां बहुप्रिय समास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की कमल, भाव, बोली और ईर्ष्या इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? कितने स्त्रीलिंग है? कितने स्त्रीलिंग शब्द है? दोस्तों आपकी कमल, आपकी कलम, आपकी कलम तो ये स्त्रीलिंग हो गया। आपके भाव ये पुल्लिंग हो गया। आपकी बोली स्त्रीलिंग हो गया। आपकी ईर्ष्या स्त्रीलिंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें 3 शब्द स्त्रीलिंग है। कौन कौन से? एक हो गया कलम, एक हो गया बोली और एक हो गया ईर्ष्या। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, दुख ही जीवन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं गई। मैंने ये क्वेश्चन पीछे कई प्रैक्टिस सेट में कराया है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं गई। ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। ये महादेवी वर्मा जी द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा जी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा वी। ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा वी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानिए। दोस्तों स्वर संधि इसमें से कौन सा है? स्वर संधि इसमें सदगीत में नहीं होगी, उज्ज्वल में नहीं होगी और दिग्दर्शन में भी नहीं होगी। किसमें होगी? पुस्तकालय में स्वर संधि होने वाली है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों मूक का गलत विकल्प है। दोस्तों यहाँ बात करेंगे चुप। मूक मतलब होता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। तो यहाँ चुप मतलब कम बोलने वाला, गूंगा कम बोलने वाला, बेबस ये भी कम बोलने वाला। लेकिन बाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है? दोस्तों अघोष और सघोष। सघोष दोस्तों होते हैं 3, 4, 5 और अघोष होते हैं 1, 2। और दोस्तों अघोष वर्ड 1 नंबर पे कौन सा आता है? देखो ये आता है 4 पे, ये आता है 3 पे, ये आता है ये 4 पे, ये भी 2 पे। तो यहाँ चा आएगा ये 1, 2 पे। अघोष 1, 2 होते हैं। क्या होते हैं? 1, 2। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, चा। आगे बात करें एक बार कही बात को दोहराते रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना। ऑप्शन नंबर इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक बार कही बात को दोहराते रहना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका एक शब्द होगा प्रकथन। क्या हो जाएगा? प्रकथन। 27 का हो जाएगा 27 का प्रकथन या आगर या प्रस्तावना या पृष्ठ पेषण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ पेषण। पृष्ठ पेषण एक बार कई बात को दोहराते रहना, पृष्ठ पेषण। मैं रथ क्वेश्चन में टाइप देखेंगे कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्त या ये पंक्तियां किसकी हैं? दोस्तों ये पंक्तियां ऑप्शन देखेंगे, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो दोस्तों ये पंक्तियां धर्मवीर भारती जी की हैं। किसकी हैं? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती जी की हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? दोस्तों भाषा पत्रिका का प्रकाशक कौन थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय हिंदी निदेशालय प्रकाशन विभाग या साहित्य अकादमी या भारतीय भाषा संस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, उत्तराखंड की राजभाषा कौन है? दोस्तों उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत है या हिंदी है या ए बी दोनों है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन है? दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो मिलकर बने होते हैं। जैसे इसमें संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? दोस्तों संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ज्ञा, इसके बाद अच्छा, इसके बाद सा और इसके बाद त्रा। तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर
32 की निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी बुलवाना, जहां आना शब्द मिल जाए, आना प्रत्यय मिल जाए, वहां पे क्या होगी प्रेरणार्थक क्रिया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? दोस्तों कान का क्या होगा? कर्ण। कान का क्या हो जाएगा? कर्ण। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से वर्णिक छंद है। तो दोस्तों वर्णिक छंद, जहां वर्णिंग करनी आती है, जैसे दोहा ये मात्रिक छंद है, चौपाई मात्रिक छंद है, रोला मात्रिक छंद है, लेकिन सवैया जो होता है ये वर्णिक छंद होता है। आगे बात करेंगे कारज किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों कारज, कारज किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों कारज अर्ध तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में आने से पहले उनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, ये अर्ध तत्सम कहे जाते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जगदीश शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। जगदीश, जगदीश किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। किसे कहते हैं? विष्णु को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णु। आगे बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 37, बहू का बहुवचन क्या है? बहू का बहुवचन क्या है? तो बहू का बहुवचन बहुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुएं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा कि चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद, देखो निर्गुण, जहां दोस्तों आपको एक पहचान बता दूं, जहां ऊपर रेफ रा मिलेगा ये हमेशा विसर्ग से बनता है। किससे बनता है? विसर्ग से। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ये दोस्तों आपका आज का होमवर्क है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द आपको मिलेगा कल सुबह 7 बजे। जय हिंद, जय भारत। अच्छे रहें और अच्छे से पढ़ते रहें।